मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज हमारे साथ मिश्राम साहब जुड़े हैं। सर, हम आपका हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, हाल ही में अभी 15 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी लाल किले में जब स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने आरएसएस को भारत का सबसे बड़ा एनजीओ कहा और आरएसएस में लगातार संविधान विरोधी गतिविधियां होते रहती है, उसमें आरोप लगाए जाते हैं। तो क्या यह बयान नरेंद्र मोदी का सही था? आरएसएस के लोगों ने ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस को सर्टिफिकेट देने का काम करे। उसके पीछे एक और रणनीति है। वो रणनीति नरेंद्र मोदी की नहीं, आरएसएस की है। वो रणनीति ये है कि आरएसएस को अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर लोकप्रिय बनाया जाए जी। क्योंकि एक ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया गया, मगर उतना प्रभाव जो है ओबीसी के अंदर भाजपा और आरएसएस के लोग नहीं बना पाए जितना वो उम्मीद कर रहे थे। और उनको ये भी डर है कि आने वाले चुनाव में अगर ओबीसी के लोग जाति आधारित गिनती ना करने की वजह से नाराजगी के चलते अगर विरोधी पार्टी का जो गठबंधन है उस गठबंधन की तरफ अगर मान लो चले गए जी, तो लेने के देने पड़ सकते हैं, चुनाव हारा जा सकता है। ये सारी आशंकाएं उनके मन में है और इसलिए आरएसएस ने प्रधानमंत्री पद का, प्रधानमंत्री का आरएसएस के संगठन के लिए इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी को ये इस्तेमाल होने नहीं देना चाहिए था। ये एक दुखद बात है, मगर नरेंद्र मोदी की भी ये मजबूरी है कि आरएसएस ने तो उनको प्रधानमंत्री बनाया, तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रशंसा करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। 12 साल के इतिहास में ये पहली बार है जी प्रशंसा करने का मामला। तो निश्चित रूप से ओबीसी के अंदर नेटवर्क फैलाने के लिए इसका उपयोग करने का मकसद है। प्रधानमंत्री ओबीसी की हैं, लेकिन अभी तक जनगणना भी नहीं की है, बात भी नहीं करते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा हम लोगों ने बनाया है और इस पर भारत बंद भी हमने किया जी। और आने वाले समय में जब तक ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होती और सभी जाति समूहों की गिनती नहीं होती, क्योंकि ओबीसी की मान लो गिनती करे और सभी जातियों के समूहों की गिनती ना करे, ब्राह्मणों की गिनती ना करे, क्षत्रियों की गिनती ना करे, वैश्यों की गिनती ना करे, तो ओबीसी का तुलनात्मक आंकड़ा नहीं निकलेगा। तुलनात्मक आंकड़ा निकालने के लिए सभी जाति समूहों की जाति आधारित गिनती होना जरूरी है, तभी तुलनात्मक आंकड़ा निकलेगा कि ओबीसी की संख्या कितनी है जी। केवल इसलिए हमारी डिमांड केवल ओबीसी की जाति आधारित गिनती का नहीं है, बल्कि ओबीसी के साथ साथ सभी जाति समूहों की गिनती होनी चाहिए। साहब, ईवीएम का मुद्दा लोकतंत्र का आज सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन विपक्षी पार्टियां वोट चोरी की बात करते हैं लेकिन ईवीएम के मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देते, उसको नहीं उठाते। इस पर आपका क्या? ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस का कंसेंसस है और ईवीएम को जो कांग्रेस को वोट देने वाले एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं वो नहीं चाहते। बीजेपी को जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग वोट देते हैं वो भी ईवीएम को नहीं चाहते हैं। यानी 60 से लेकर 80% तक लोग ईवीएम के विरोध में है, ईवीएम को हटाने के पक्ष में है। मगर कांग्रेस और बीजेपी के लोगों का आपस में गठबंधन हो गया है इस मुद्दे के लेकर। वो शो करने की कोशिश करते रहते बीजेपी के विरोध में, इस मुद्दे पर दोनों गठबंधन एक है साहब। उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ईवीएम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर लिस्ट का मुद्दा अकेले मुद्दा नहीं है, वो ईवीएम वोटर अपने आप गड़बड़ी नहीं करता है, वो ईवीएम के साथ मिलकर गड़बड़ी हो सकती है साहब। लेकिन अभी बिहार का चुनाव है और एकदम से वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया गया और ईवीएम का मुद्दा कहीं दिख नहीं रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? इसका खामियाजा हो सकता है विरोधी गठबंधन को भुगतना पड़े और ये बात उनको बाद में एहसास हो जाए कि हमको ईवीएम का मुद्दा उठाना चाहिए था। तो हम लोग ईवीएम का मुद्दा अभी भी उठाए हुए हैं, ईवीएम का मुद्दा हमने नहीं छोड़ा।
ईवीएम अगर हटेगी तो वो हमारी वजह से हटेगी। जब तक ईवीएम रहेगी हमारा ये आंदोलन बढ़ता रहेगा। 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन, ईवीएम नहीं हटेगा तो हमारा आंदोलन 6 लाख गांव का आंदोलन हो जाएगा, तो अभी और 15 लाख बूथ का हो जाएगा। अभी और आगे आप ईवीएम को लेकर कोई आंदोलन करेंगे? 2030 तक ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा ईवीएम हटाने का, और जब तक ईवीएम हटेगी नहीं तब तक ये आंदोलन पीछे नहीं लेने वाले। साहब, अगर बात करें कि मुसलमानों पर आए दिन अत्याचार होते हैं, हाँ, मुसलमानों के ईदगाह को गिराया जा रहा है, या उत्तर प्रदेश में नेपाल के बॉर्डर में लगातार बुलडोजर के माध्यम से इबादगाहों को गिराया जा रहा है, और मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं आई, तो इस पर आपके संगठन का क्या एक्शन प्लान है? ये हम लोग सारे देश भर में इसका विरोध कर चुके हैं जी, और इसका विरोध भी हमारा जारी रहेगा, क्योंकि ये कोई मौलिक मुद्दा नहीं है, मगर वो ऐसा करने का काम जारी रखे हुए हैं। उसके पीछे एक आरएसएस भाजपा का षड्यंत्र ये है कि SC ST OBC के लोगों को प्रतिक्रिया में हिंदू बनाया जा सकता है, प्रचार के द्वारा हिंदू नहीं बनाया जा सकता। जी। क्यों प्रचार के द्वारा हिंदू नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि ब्राह्मणों के पास हिंदू धर्म के, उसका वास्तविक नाम ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासी सेग्रीगेशन, महिलाओं की दासता और शूद्रत्व OBC के ऊपर थोपा जाना। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत का वो प्रचार नहीं कर सकते जी। इसीलिए हमेशा मुसलमानों को टारगेट बनाकर प्रतिक्रिया में SC ST OBC के इग्नोरेंट लोगों को हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं। ये मुसलमानों का विरोध करने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये SC ST OBC को हिंदू बनाने का कार्यक्रम है। तो हिंदू वो है नहीं, SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। इसको मुसलमानों के विरोध से प्रतिक्रिया में हिंदू बनाने का कार्यक्रम, और देश में हिंदू मुसलमान का। हाँ, इसी वजह से हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करते रहते। अभी हाल ही में मालेगांव महाराष्ट्र में जो अभी तो ये हो गया कि SC ST OBC को ये जागृति हो गई है, जी, तो अभी मुसलमानों के विरोध में लड़ने के लिए SC ST OBC के लोग मैदान में आने के लिए तैयार नहीं, हमारी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसलिए अब ब्राह्मणों को मैदान में उतरना पड़ रहा है। जी। ब्राह्मण कभी मैदान में उतरते नहीं थे, तो SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ाते भिड़ाते थे, मगर अब SC ST OBC मुसलमानों के साथ लड़ने भिड़ने के लिए राजी नहीं है, तो इसलिए ब्राह्मणों को मैदान में उतरना पड़ रहा है। साहब, अभी महाराष्ट्र में मालेगांव में जो बम धमाके हुए थे, उसमें जो मुख्य आरोपी थे प्रज्ञा ठाकुर और दयानंद पांडे सहित अन्य आरोपी, उनको कोर्ट ने रिहा कर दिया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर समाज पे इस पर राज्य सरकार के द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में अपील किया जाना चाहिए, और ये जानकारी मिली है कि अभी सरकार ने अभी तक अपील नहीं किया। जी। अगर सरकार अपील नहीं करती है तो मालेगांव के लोगों को चाहिए कि वो अपील करने का काम करे। ये मामला हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना चाहिए। साहब, उसमें कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण, अधिकतम ब्राह्मण लोग ही हैं उसमें। हाँ, हाँ। साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे चैनल के जो दर्शक हैं उनको क्या अपील देना चाहेंगे इस समय? इसमें सबसे बड़ा हमारा अपील ये है कि अपना संगठन बनाना चाहिए, अपनी जागृति करना चाहिए, अपनी संगठन शक्ति का निर्माण करना चाहिए। जब तक हम अपनी संगठन शक्ति का निर्माण नहीं करते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान दूसरे लोग नहीं कर सकते। दूसरे लोगों के ऊपर हम लोग ये जिम्मेदारी नहीं थोप सकते कि आप हमारा कल्याण करो। जो हजारों साल से हमारे विरोध में काम करते रहे हैं, जिन्होंने हम लोगों को, OBC के लोगों को शूद्र बनाया और शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत बनाया, आदिवासियों को जंगली बनाया, उन लोग बनाने वाले लोग हमारी मुक्ति करेंगे, हमारा विकास करेंगे, ये उम्मीद करना गलत बात है। जी, धन्यवाद, आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया।